बेशक महामारी ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है, लेकिन रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था पहले से संघर्ष कर रही है। हजारों लोगों द्वारा रोजगार के लिए संघर्ष के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर पदों को खाली रखने देने की नीति पर कायम है। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने खाली पद और बेरोजगारी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक रहना, इस स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। दोस्तों, भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां राजनीतिक चुनौती भी एक आर्थिक अनिवार्यता है। कमजोर रोजगार वृद्धि से उपजे परिणाम शायद ही कभी निशाने पर रहते हैं। वे राजनीति में असंतोष के रूप में सामने आते हैं तो अर्थव्यवस्था में उनका असर संभावित विकास को कम करने के रूप में दिखता है। भारत की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को एक अजीब विरोधाभास बढ़ा रहा है। केंद्र और खास तौर से राज्य सरकारों में खाली पड़े पद और बेरोजगारी आर्थिक विकास की मूलभूत शक्ति को 1960 के दशक में अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन ने बेहतर ढंग से रेखांकित किया था। ओकुन ने दर्शाया कि बेरोजगारी में गिरावट से उत्पादन में वृद्धि होती है और बेरोजगारी में वृद्धि से वास्तविक घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है। भारत युवा आबादी वाला देश है। हालांकि अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि जनसांख्यिकी अनिवार्य रूप से कार्यबल की संख्या में वृद्धि आर्थिक विकास का चालन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि रोजगार में वृद्धि के लिए जरूरी नीतियों के बिना वांछित लाभ प्राप्त होगा। पिछले पखवाड़े मध्य प्रदेश की एक चिर परिचित कहानी सुनने को मिली। राज्य सरकार ने ग्वालियर जिला अदालत में चपरासी, माली, ड्राइवर और सफाई कर्मी के 15 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उपलब्ध पदों के लिए 11,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए। इन पदों के लिए वांछित योग्यता 8वीं थी और ड्राइवर के लिए 10वीं, लेकिन आवेदन करने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर थे। उनमें से कुछ लोग उसी अदालत में सिविल जजों की रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन भी कर रहे थे। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में चपरासी के 62 पदों के लिए 90,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 3500 से अधिक आवेदकों के पास डॉक्टरेट और अन्य के पास स्नातकोत्तर डिग्री थी, जबकि वांछित बुनियादी योग्यता 5वीं उत्तीर्ण थी। महाराष्ट्र में 290 पदों के लिए पीएससी परीक्षा के लिए 2.5 लाख आवेदकों ने पंजीकरण कराया। एक आवेदक जिसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, साक्षात्कार के इंतजार में जान दे दी। बेशक महामारी ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है, लेकिन रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था पहले से ही संघर्ष कर रही है। हजारों लोगों द्वारा रोजगार के लिए संघर्ष के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर पदों को खाली रहने देने की नीति पर कायम है। संसद में नियमित रूप से सरकारी पदों की रिक्तियों के बारे में बताया जाता है। ज़रा केंद्र सरकार में रिक्तियों पर विचार करें। जुलाई 2021 में सरकार ने संसद को सूचित किया कि केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर 8.72 लाख से अधिक पद खाली थे। इनमें से केवल रेलवे में 2.79 लाख से अधिक पद खाली थे। राज्य सरकारों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। विडंबना ये है कि जहां स्नातक और स्नातकोत्तर लोग चपरासी के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहीं स्कूल और विश्वविद्यालयों में पद खाली हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूल हैं, जिनमें शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या 61.84 लाख है। इनमें से 6 में से 1 यानी 10.6 लाख से अधिक पद खाली हैं। बिहार में 2.75 लाख से अधिक, उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख और मध्य प्रदेश में 91,000 से अधिक पद खाली हैं। अब जरा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की क्षमता पर विचार करें। देश में पुलिस के 5 में से 1 पद खाली है। सभी राज्यों में पुलिस के कुल स्वीकृत पद 26.23 लाख हैं, जबकि पुलिस की वास्तविक क्षमता मात्र 20.91 लाख है और 5.32 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। इस मामले में सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का है, जहां 1.11 लाख पद खाली हैं। पश्चिम बंगाल में 55,000 तो बिहार में 47,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। महामारी विशेष रूप से दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की अपर्याप्तता को उजागर किया। अब जबकि भारत ओमिक्रॉन लहर का सामना करने के लिए तैयार है, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कैसी है।
दिसंबर 2021 में सरकार ने संसद को सूचित किया कि 47,000 से अधिक महत्वपूर्ण पदों, जिनमें से 24,000 से अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों के पद हैं, उनके साथ साथ ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सहायक कर्मचारियों के 10,000 से अधिक पद खाली हैं। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक द गेटेड रिपब्लिक में लिखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने में विफलता का परिणाम बड़ी राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये तर्क दिया है कि राज्य सरकारों के पास लोगों को रोजगार देने और रिक्तियों को भरने के लिए धन की कमी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राज्य सरकारों के बजट में प्राथमिकताओं और विवेक के पदानुक्रम बिल्कुल परिलक्षित नहीं होते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था मानव अवसंरचना पर खर्च किए बिना विकसित देशों के क्लब में नहीं आई है, और इसमें चीन भी शामिल है। नई और बढ़ती आमदनी के दम पर ही खपत बढ़ सकती है, जिसका अर्थ है कि रोजगार सृजन उच्च खपत और विकास को गति प्रदान करता है। भारत के स्टार्टअप उद्यमों में रोजगार सृजित किए गए हैं। यह भी सच है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया है। यह मानी हुई बात है कि जैसे जैसे सरकार निवेश बढ़ाएगी, निजी क्षेत्र लाभ की उम्मीदों में उसका अनुसरण करेगा, मगर यह धारणा है कि एक का परिणाम दूसरे में होगा कि सरकारी खर्च और निवेश निजी निवेश को प्रेरित करेगा। शर्तों पर निर्भर है। इसके लिए विधायी और नियामक स्थितियों को फिर से व्यवस्थित करना होगा। जैसा कि एवेंटिस रेकटेक के शोध से पता चलता है, उद्यमी 1500 से अधिक कानूनों और 59,000 से अधिक अनुपालनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ओकुन का मूलभूत प्रस्ताव कि रोजगार के साथ विकास बढ़ता है मांग करती है कि सरकार एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र तैयार करे जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे। तो दोस्तों, ये लेख लिखा है शंकर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार ने। तो उनका लेख मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, जो बेहतरीन स्थिति को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, बाकी लोगों तक इसको शेयर भी करना, क्योंकि ये वक्त की मांग है दोस्तों। इस समय की करंट सिचुएशन को बयां करता हुआ ये लेख मुझे बेहद पसंद आया और मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।